So good morning plus 2 class. Let's start our next topic and the topic is shock therapy result. मतलब result of shock therapy. कल मैंने आपको shock therapy के बारे में बताया क्या था। अभी shock therapy में आपने पढ़ा कि किस तरह से चोट देकर उसके ऊपर मरहम लगाने का काम किया गया था, किस तरह से एक समाजवादी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने का प्रयास किया गया था और उसमें किस तरह से जो कंट्रीज़ थी उनको कितनी प्रॉब्लम का फेस करनी पड़ी। तो आज हम देखते हैं कि उस शॉक थेरेपी के आगे क्या परिणाम हुए। चलिए, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग के उस आंदोलन तक नहीं ले गई जिसने उससे वादा किया था। उसने कहा था कि पूरी तरह से ये जो समाजवादी सिस्टम है, साम्यवादी सिस्टम है, पूरी तरह से पूंजीवादी सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये पूरा हो नहीं पाया। शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। यानी कि जो वहाँ की सारी इकोनॉमिक सिस्टम था वो सारा बर्बाद हो गया था। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित उद्योगी ढांचा चरमरा गया था। यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो गवर्नमेंट के अंडर में था वो सारा का सारा ख़त्म हो गया था। 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया था। यानी कि 90% जो इंडस्ट्रीज़ थी वो किसको बेच दी गई? प्राइवेटाइजेशन उसको कर दिया गया, प्राइवेट लोगों को बेच दिया गया। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण, क्योंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाज़ार की ताकतें कर रही थी, क्योंकि ये सारा काम जो था वो मार्केट सिस्टम पे किया जा रहा था। इसलिए ये कदम भी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। मतलब ये उद्योग भी जो थे इससे सारे के सारे ख़त्म हो गए थे। इतिहास की इसे सबसे बड़ी गैराज सेल के नाम से जाना जाता है। यानी कि एक जैसे गैरेज सेल जिसको बोलते हैं, गैराज सेल के नाम से भी इस व्यवस्था को जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। मतलब हर चीज़ को जल्दबाजी में बेचा गया। आप देखो कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी वो उस पर ना देकर उसे जो था वो औने पौने दामों पर बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ में भेज दिए, क्योंकि सभी व्यक्तियों को इस बात के लिए कहा गया कि आप सब लोग इन चीज़ों को खरीद सकते हो, लेकिन लोगों ने कालाबाजारियों को उन अधिकार पत्रों को भी बेच दिया गया था, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी भी जाती रही। यानी कि यहाँ पर जो लोगों की अपनी सेविंग कर रखी थी, सेविंग में जो पैसा जोड़ रखा था वो भी जो था वो ख़त्म हो गया। आगे देखिए, आपको पता है कि कलेक्टिव सिस्टम जो था, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम जो था वो रशिया में अपनाया गया था। अब उसको भी ये सिस्टम ही ख़त्म हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। मतलब अब उनका जो आप देख लीजिए किस तरह से उसमें जो जिस तरह से उनको खाद्यान्न मिलता था, यानी कि उनको जो फूड सिस्टम था वो भी उस समय का कलेक्टिवाइजेशन फूड सिस्टम जो था वो भी ख़त्म हो गया था। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। अब देखिए, कोई देश जो पूरी तरह से जिसमें अपने खाद्यान्नों को लेकर वो पूरी तरह से संतुष्ट था, अब उसे जो था वो खाद्यान्न जो था वो दूसरे देशों से अपने देश में इंपोर्ट करना पड़ रहा था। 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी जो थी वो 1989 की तुलना में कहीं नीचे पहुंच गई थी। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी, यानी कि कोई इसका अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाए थे वो। समाज कल्याण को पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया था। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए थे। मतलब रियायतें की वजह से लोग जो थे गरीबी में थे। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया था और अकादमिक और बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए थे या बाहर चले गए थे। कई देशों में एक माफिया वर्ग जो था वो उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर लिया था। यानी कि यहाँ देखिए तो माफिया भी जो था उसने भी अपनी अहम रोल निभाया और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया। निजीकरण ने कई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों में, खासकर रूस में, अमीर और गरीब लोगों को बीच तीखा विभाजन हो गया था। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। यानी कि पहले सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला रशिया था, यूएसएसआर था, लेकिन अब जो थी व्यवस्था वो जो थी वो बिगड़ चुकी थी। लोग देश जो थे वो फ्री हो चुके थे, इसलिए दोनों अमीर और गरीब देशों के बीच में भी बदलाव दिखाई दे रहा था। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया था, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका।
यानी कि डेमोक्रेसी जो थी वो इन सिस्टम के साथ एस्टैब्लिश नहीं हो पाई। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का मुखिया बनाया गया। मतलब रशिया जो था वो अब कार्यपालिका का मुखिया बनाया गया वहाँ राष्ट्रपति को, और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमज़ोर रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी जो रशिया के साथ थी, वहाँ पर भी राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियाँ दी गई थी, और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए थे, यानी कि अपनी जो पूरी तरह से उन्होंने सत्ता के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था। बात करते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। राष्ट्रपति ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने इस पद को बहाल कर दिया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा लिया। यानी कि पहले 10 वर्ष के लिए उन्हें अपने आप को चुनाव किया ताकि वो तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, और अगले 10 साल तक उन्होंने अपने कार्यकाल को और बढ़ा लिया। इन राष्ट्रपतियों ने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। मतलब ये किसी प्रकार का विरोध जो है जनता का स्वीकार नहीं करेंगे। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। यानी कि ज़्यादातर जो देश जो इंडिपेंडेंट हुए थे वो अपने आप को वहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो अभी भी एस्टैब्लिश नहीं है, तो उनमें अभी भी एस्टैब्लिश करना बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जनन का कारण या तो खनिज यानी कि जिसको मिनरल्स बोलते हैं, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात था। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। इनकी बात कर रहा है। रूस जैसे देश, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अजरबैजान, ये तेल के देश उत्पादक बन गए। बाकी देशों ने अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ है। इसके एवज में उन्हें किराया मिलता है और एक हद तक विनिर्माण का काम फिर से शुरू हो गया। तो अगले वीडियो में हम लास्ट इसका टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं।